ठीक है, तो कल मैंने कहाँ तक बता दिया था, कल मैंने बात किया था लीनियर फार्म का इंडिपेंडेंसी। कल मैंने बात किया था कि दो लीनियर फार्म कब इंडिपेंडेंट होंगे ना। कल मैंने बोला था कि अगर सपोज करो कि एक्स कल तुम्हारा फॉलो कर रहा है नॉर्मल पी डायमेंशनल म्यू वेक्टर मीन वेक्टर कामा बैलेंस कोवेरिएंट मैट्रिक्स सिग्मा है, ओके। देन दो लीनियर फार्म, एक लीनियर फार्म सपोज करो ए एक्स कल बना, एंड सेकेंड लीनियर फार्म जो था वो है बी एक्स कल, जहाँ ए और बी जो मैट्रिक्स होंगी, इसका मान लो ये क्यू क्रॉस पी है एंड दिस इज आर क्रॉस पी, ओके। सो ए एक्स कल एंड बी एक्स कल आर इंडिपेंडेंट if and only if क्या बताया था मैंने, ए सिग्मा बी ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो, अदरवाइज बी सिग्मा ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल। तो ये तो लीनियर फॉर्म पे बात हो गया था। अब बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म पे, ठीक है, ये लीनियर फॉर्म हो गया। अब आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म पे। तो मैंने कल क्वाड्रेटिक फॉर्म बताया था थोड़ा सा, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है। अगर सपोज करो एक्स कल तुम्हारा फॉलो करा नॉर्मल पी डायमेंशनल मीन वेक्टर म्यू एंड सिग्मा, ओके। सो सपोज करो ये क्वांटिटी क्यू है, ये है एक्स कल माइनस म्यू वेक्टर ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स। पहले तो मुझे था सिग्मा इनवर्स एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर, ये क्या फॉलो करेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये काई स्क्वायर पी फॉलो करेगा। तो ये भी एक रिजल्ट है, काई स्क्वायर ये पी फॉलो करेगा। लेकिन अब यहीं पर अगर नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर कब आता है, जब मैं एक्स ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स की बात करूं, तब हमारा नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहीं मैं एक डिफाइन कर दूं, सपोज करो Q1 डिफाइन कर दूं, Q1 में डिफाइन कर दूं एक्स ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स, ये क्या फॉलो करेगा, ये नॉन सेंट्रल का स्क्वायर हो जाएगा ना। नॉन सेंट्रल का स्क्वायर पैरामीटर क्या होगा, ये क्या फॉलो करेगा, ये नॉन सेंट्रल का स्क्वायर, ओके। दिस इज फॉलो नॉन सेंट्रल का स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका पी ही रहेगा, लेकिन यहाँ नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर आएगा कुछ, क्या आएगा नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर, ये आएगा म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स म्यू, ओके। दिस इज नॉन सेंट्रल का स्क्वायर, ओके। सो ये बात कर ली यहाँ पर। अब आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। मैंने कल बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में कब हमारा, सपोज करो क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैंने बताया था कि अगर एक्स कल तुम्हारा फॉलो कर रहा है नॉर्मल पी म्यू कॉमा सिग्मा को, तो मैंने बताया था कि अगर सपोज करो एक तुम क्यू डिफाइन करते हो या Q1 डिफाइन करते हो या Q2, कुछ भी मानो इसको, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स कर, तो ये क्या फॉलो करेगा, फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, ये क्या फॉलो करेगा बताओ कोई, ये फॉलो करेगा तुम्हारा, या पहले यहाँ जीरो कर लो, इस म्यू को जीरो कर दो, इसको जीरो कर लो, अगर इसको जीरो कर लोगे तो ये क्या फॉलो करेगा बताओ, ये काई स्क्वायर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए फॉलो करेगा ना, जो रैंक ऑफ ए की जो रैंक होगी, ए की जो रैंक होगी, ए की जो रैंक होगी वही फॉलो करेगा ना। इफ एंड ओनली इफ ए सिग्मा आइडेम्पोटेंट, ए सिग्मा इज आइडेम्पोटेंट
ये समझ में आया सबको? जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए की रैंक होगी काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम रैंक ऑफ ए होगा। सपोज करो इसकी रैंक जो है आर कर दो, यहाँ सपोज कर लो कि रैंक ए है वो आर है, दिस इज आर, सो दिस इज फॉलोज रैंक ऑफ ए की जगह आर कर लो, वहाँ रैंक ऑफ ए आर कर दिया, डिफाइन कर दिया। इतना समझ में आया? ओके। सो अब यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, अगर यहाँ म्यू ले आओगे तो ये नॉन सेंट्रल का स्क्वायर चला जाएगा, अगर ये म्यू हो जाएगा सो दिस इज नॉन सेंट्रल का स्क्वायर। अब इस सिग्मा को तुम ए भी, सिग्मा को अगर तुम आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दो तो यहाँ पर एक रिजल्ट ये भी बन सकता है ना कि एक्स अगर तुम्हारा फॉलो करा नॉर्मल, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को, जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल यूनिवेरिएट में होता है इसी तरह स्टैंडर्ड नॉर्मल मल्टीवेरिएट में होता है, आईपी अगर इसको फॉलो कर रहा है, and then for any real symmetric matrix A, for real symmetric matrix A, real symmetric matrix A with rank of A equal to R ही डिफाइन करो, then X transpose AX follows chi square, रैंक ऑफ ए कितना है आर, सो chi स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम आर होगा, मतलब रैंक ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज आइडेम्पोटेंट, इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज आइडेम्पोटेंट, ए इज आइडेम्पोटेंट, आइडेम ओके। सो वेल ये दूसरा रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब अगर सपोज करो अब एक रिजल्ट ये हो सकता है कि इन दोनों का सम भी तो कुछ फॉलो करेगा, तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन करूं, अगर मैं दो क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन करूं, अगर मैं दो क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन करूं, मान लो कि x तुम्हारा है जो ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, सेव नहीं करो।
सो कि यहाँ तक बताया था, अभी थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया था। तो बी सिग्मा ए ट्रांसपोर्ट, ओके। तो मैंने कहाँ तक बताया था? हाँ, मैंने ये बात किया था कि ये काई स्क्वायर फॉलो करेगा इफ ए इज आइडेम्पोटेंट। अब हम बात करते हैं इन जनरल की। सपोज करो कि तुम्हारा एक्स कल है, एक्स कल, सपोज करो एक्स कल एक वेक्टर है रैंडम, ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा थ्री डायमेंशनल म्यू कल। अब तुम दो क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन करते हो। दो क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब एक तुम डिफाइन करते हो Q1, Q1 इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज A1x, ये डिफाइन करते हो। और एक तुम डिफाइन करते हो Q2 एक्स ट्रांसपोज A2x। देखो इधर आके कि हो क्या रहा है। लाइट पहले ये देखो, लाइट है या नहीं? लाइट नहीं है तो ये इन्वर्टर सपोर्ट नहीं कर रहा क्या? फैन ऑन है क्या इधर का? तो लाइट का इशू आ रहा था थोड़ा। सो सपोज करो कि एक्स कल तुम्हारा फॉलो कर रहा है। पहले तुम क्या डिफाइन कर लो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से चलो, जीरो कर, जीरो वेक्टर एंड आई पी, ओके। एंड देन डिफाइन कर दो तुम Q1 एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो है एक्स ट्रांसपोज A1 एक्स ट्रांसपोज, एंड Q2 जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो दिस इज एक्स ट्रांसपोज A2 एक्स ट्रांसपोज। सो ये जो होगा A1 और A2 तुम्हारा रियल सिमेट्रिक होंगे, A1 एंड A2 रियल सिमेट्रिक, A1 एंड A2 रियल सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड आइडेम्पोटेंट होंगे, सिमेट्रिक एंड आइडेम्पोटेंट, ठीक, आइडेम्पोटेंट। तो तुम्हारा Q1 क्या फॉलो करेगा? Q1 फॉलो कर जाएगा तुम्हारा काई स्क्वायर विथ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ A1, रैंक ऑफ A1। एंड Q2 क्या फॉलो कर जाएगा? Q2 फॉलो कर जाएगा तुम्हारा काई स्क्वायर विथ रैंक ऑफ A2, सेंट्रल काई स्क्वायर फॉलो कर, ठीक है। Q1 फॉलो कर जाएगा तुम्हारा काई स्क्वायर विथ रैंक ऑफ A1 एंड Q2 फॉलो कर जाएगा सेंट्रल काई स्क्वायर रैंक ऑफ A2। देन Q1 और Q2 के इंडिपेंडेंसी की अगर मैं बात करूं, Q1 और Q2 कब इंडिपेंडेंट होंगे? ये Q1 और Q2 कब इंडिपेंडेंट होंगे? ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे
इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ A1 A2 इक्वल्स 0 और A2 A1 इक्वल्स 0। सो मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पहले लेके चला कि x मेरा एक स्टैंडर्ड मल्टी नॉर्मल वेरिएट फॉलो कर रहा है। देन मैंने दो क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन किया, Q1 x ट्रांसपोज A1 x कल, फिर Q2 हमने डिफाइन किया x ट्रांसपोज A2 x कल। देन A1 और A2 सिमेट्रिक एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं। ओके, देन तुम्हारा क्या होगा कि Q1 फॉलो करेगा काई स्क्वायर सेंट्रल काई स्क्वायर विथ रैंक ऑफ A1 एंड Q2 फॉलो करेगा सेंट्रल काई स्क्वायर विथ रैंक ऑफ A2। देन तुम्हारा Q1 और Q2 इंडिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ A1 A2 इक्वल टू 0 और A2 A1 इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक सेकेंड चीज और आएगी, अगर इन दोनों को तुम इंडिपेंडेंट शो करोगे देन जो Q1 प्लस Q2 होगा ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा, अगर ये इंडिपेंडेंट है देन ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा सेंट्रल काई स्क्वायर विथ रैंक A1 प्लस रैंक A2। Q1 प्लस Q2 फॉलो कर जाएगा। पहले तुम्हें इंडिपेंडेंट शो करना पड़ेगा देन ये होगा, क्योंकि जब तुम सम करते हो काई स्क्वायर का, अगर याद करो काई स्क्वायर में अगर x तुम्हारा काई स्क्वायर n1 है या काई स्क्वायर m है, अगर x तुम्हारा काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम m है और y अगर तुम्हारा है काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम n, तो जब तक x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, अगर ये x y इंडिपेंडेंट है तभी एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है काई स्क्वायर की। अगर ये x y इंडिपेंडेंट है, अगर ये x एंड y आर इंडिपेंडेंट, सो x एंड y आर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे जब तक, तब तक तुम x प्लस y के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगर ये x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन x प्लस y फॉलो करेगा काई स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी इसकी m प्लस n। यूनिवेरिएट में यही होता है ना, तो सेम लॉजिक मल्टीवेरिएट में भी फॉलो होता है कि पहले हमें Q1 Q2 को इंडिपेंडेंट शो करना पड़ेगा, देन इसका जो सम होगा वो रैंक A1 प्लस A2 से फॉलो होगा। अब सिमिलर यही रिजल्ट, वही रिजल्ट जो है, ये सारे रिजल्ट हैं, ठीक है। ये सारे मल्टीवेरिएट में मैंने पहले बताया कि मल्टीवेरिएट एक ऐसी एनालिसिस है जो सिर्फ रिजल्ट बेस्ड है, उसमें सिर्फ थ्योरम है और उस थ्योरम का यूज करके ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो अब अगले रिजल्ट की बात करते हैं। अब वहां पर हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लिया था, मतलब नॉर्मल 0 p, तो यहाँ पर x फॉलो नॉर्मल p डायमेंशनल म्यू सिग्मा ले लो। म्यू वेक्टर तुम्हारा मीन वेक्टर है और सिग्मा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। देन दो फॉर्म डिफाइन करो, Q1 डिफाइन किया तुमने x ट्रांसपोज माइनस का म्यू, x माइनस म्यू ट्रांसपोज A1 और यहाँ पर x माइनस म्यू, और सिमिलर A1 और A2 के ऊपर अभी तुम कंडीशन लगाओगे। देन Q2 डिफाइन कर दो तुम ऐसे ही x ट्रांसपोज माइनस का म्यू, x माइनस म्यू का ट्रांसपोज A2 x माइनस म्यू, और A1 और A2 क्या होंगे, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आइडेम्पोटेंट। A1 और A2 क्या होगा, ये A1 A2 जो होंगे ये होंगे रियल एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ओके, सो तुम्हारा जो Q1 होगा, Q1 क्या फॉलो करेगा, यहाँ से Q1 तुम्हारा फॉलो कर जाएगा वही काई स्क्वायर विथ रैंक ऑफ A1, ओके। एंड Q2 क्या फॉलो कर जाएगा तुम्हारा काई स्क्वायर, सेंट्रल काई स्क्वायर विथ रैंक ऑफ A2, ओके। सो Q1 और Q2 इंडिपेंडेंट कब होंगे, अब इसमें इंडिपेंडेंट कब होंगे Q1 और Q2, सो Q1 एंड Q2 बोथ आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट कब होंगे, ये इंडिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ A1 सिग्मा A2 इज इक्वल टू 0 और A2 सिग्मा A1 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी कोई डाउट,
A1 सिग्मा A2 इक्वल टू 0 हो या तो A2 सिग्मा A1 इक्वल टू 0 हो। ये आर कंडीशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर सिमिलर वही चीज कि Q1 प्लस Q2 फॉलो भी कर जाएगा उसी को। Q1 प्लस Q2 काई स्क्वायर की प्रॉपर्टी, एडिशन वाली एडिटिव प्रॉपर्टी, Q1 प्लस Q2 फॉलो कर जाएगा तुम्हारा सिमिलर काई स्क्वायर रैंक ऑफ A1 प्लस रैंक ऑफ A2 प्लस रैंक ऑफ A2। कितना तो समझ में आया सबको, ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं, अभी हमने तो बात कर लिया, फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था बात स्टार्ट करना इंडिपेंडेंसी ऑफ। देखो सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने, एक्स अगर नॉर्मल फॉलो कर रहा है, नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल, देन ए एक्स कल क्या फॉलो करेगा, मतलब लीनियर फॉर्म का उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया। देन इसके बाद हमने लीनियर फॉर्म के इंडिपेंडेंसी, दो लीनियर फॉर्म इंडिपेंडेंट कब होंगे वो बात किया। जब लीनियर फॉर्म तुम्हारा इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद हमने डिफाइन किया क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आया। सो जब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आया उसके बाद हमने दो क्वाड्रेटिक फॉर्म का इंडिपेंडेंसी चेक किया कि कब इंडिपेंडेंट होंगे दो क्वाड्रेटिक फॉर्म, उससे रिलेटेड थ्योरम पीछे हमने किया। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंसी ऑफ क्वाड्रेटिक एंड लीनियर फॉर्म, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म और एक लीनियर फॉर्म कब इंडिपेंडेंट होंगे। सो सपोज करो अगला रिजल्ट है, अगला रिजल्ट है, सपोज करो एक्स कल तुम्हारा जो ये वेक्टर है ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल पी डायमेंशनल, पी वेरिएट या पी डायमेंशनल म्यू वेक्टर सिग्मा। ओके, सो मुझे ये बताओ, या तो इसको तुम जीरो लिखो अभी, ठीक है, जैसे जीरो का मसीह। तो मुझे बता ए एक्स कल एक क्वाड्रेट, ये लीनियर फॉर्म होगा, ए एक्स कल एन एक क्वाड्रेटिक फॉर्म तुम डिफाइन करो, बी एक्स कल एक्स ट्रांसपोज, सॉरी एक्स ट्रांसपोज बी एक्स, एक्स ट्रांसपोज बी एक्स। सो एक्स ट्रांसपोज बी एक्स जो होगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होगा, आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। कोई बता सकता है कि यहाँ पर क्या होगा, बताओ भाई। बी सिग्मा ए इक्वल टू 0, अदरवाइज और क्या हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है या बी सिग्मा ए इक्वल टू 0, आर ए सिग्मा बी इक्वल टू 0। अगर तुमने ये प्रूव कर दिया सो दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड लीनियर फॉर्म और इंडिपेंडेंट। सो ये तुम्हारा इंडिपेंडेंसी था क्वाड्रेटिक फॉर्म और लीनियर फॉर्म का। यहीं से क्वाड्रेटिक फॉर्म का हम बात समाप्त करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नॉर्मल डेटा मैट्रिक्स में। नॉर्मल डेटा मैट्रिक्स तुम लोगों ने पढ़ा है, नॉर्मल डेटा मैट्रिक्स एनडीएम, डेटा मैट्रिक्स तो जानते ही होगे। डेटा मैट्रिक्स जानते हो, डेटा मैट्रिक्स एनीवन, कोई भी डेटा मैट्रिक्स जानता है। सो के सपोज करो एक्स कल तुम्हारा, एक्स आई तुम्हारा ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा। तो अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स डिफाइन करूं, इसका ऑर्डर पी क्रॉस एन ले लो, x1 x2 xn, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉर्मल डेटा मैट्रिक्स। ये x1 मैं एक ये इटसेल्फ रैंडम वेक्टर, ये इटसेल्फ रैंडम वेक्टर, ये भी इटसेल्फ रैंडम वेक्टर है। ये x साइकिल एक रैंडम वेक्टर होगा जो कि नॉर्मल, ये p कर लो यहाँ, नॉर्मल p म्यू कामा सिग्मा को फॉलो कर रहा। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा x1 x2 xn, ये एक यही मैट्रिक्स जो होता है, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल डेटा मैट्रिक्स। इसको नॉर्मल डेटा, और नॉर्मल डेटा मैट्रिक्स का ईच वेक्टर फॉलो करता है नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नॉर्मल डेटा मैट्रिक्स की यही होती है प्रॉपर्टी कि नॉर्मल डेटा मैट्रिक्स का ईच जो वेक्टर होगा, ईच कंपोनेंट जो होगा वो फॉलो करेगा तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो अब इसी के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं विशाल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आते हैं विशाल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। आज पूरी थ्योरी मेरा कोशिश यही रहेगा कि खत्म कर दूं विशाल डिस्ट्रीब्यूशन।
विशाल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेट x p क्रॉस n normal data matrix with parameter mu comma mu vector and sigma। एक नॉर्मल डेटा मैट्रिक्स है p क्रॉस n का, पैरामीटर इसका म्यू एन सिग्मा है। देन अगर मैं m एक डिफाइन करूं, इस m का आर्डर क्या होगा, m को अगर मैं डिफाइन करूं x ट्रांसपोज, सो मुझे बताओ m का आर्डर क्या होगा, इसका आर्डर होगा m का, ये भाई x तुम्हारा p क्रॉस n का होगा और x ट्रांसपोज n क्रॉस p का होगा। सो जो m का आर्डर होगा ये होगा p क्रॉस p का, p क्रॉस p का ही होगा ना m। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू समेशन xi ट्रांसपोज एंड i इक्वल टू 1 2, यहाँ क्या जाएगा बताओ, 1 2 क्या होगा बोलो, बताओ भाई, 1 to n। भाई जो तुम्हारा x मैट्रिक्स है वो कैसे डिफाइन होगा, वो ऐसे ही डिफाइन होगा ना, x1 x2 so on xn, नॉर्मल डेटा मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन करोगे ना तुम लोग। सो जो ये x ट्रांसपोज या समेशन i इक्वल टू 1 to n xi x ट्रांसपोज, जो ये m होगा यही फॉलो करता है तुम्हारा विशाल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका डायमेंशन होगा p, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा n एंड सिग्मा ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, इसी को हम लोग विशाल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नोटेशन होता है w विशाल को, और ये होता है जनरलाइजेशन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन तुमने पढ़ा है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जनरलाइजेशन। सो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कब बोलेंगे, सपोज करो कि तुम्हारा m है जो, अगर ये फॉलो कर गया बिसाल्ट विथ वन डायमेंशनल n कामा सिग्मा स्क्वायर, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर n। मतलब अगर तुम्हें बिसाल्ट को काई स्क्वायर बनाना है तो उसकी डायमेंशन को 1 कर दो, ये इसको कुछ भी रहने दो, ये मतलब वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स कुछ भी रहे। सो इससे ये भी पता चला कि m अपान सिग्मा स्क्वायर जो है ये फॉलो कर गया, दिस फॉलोज काई स्क्वायर। सो ये रिमार्क के तौर पे ऐड कर लो कि काई स्क्वायर और बिसाल्ट में क्या रिलेशन होता है। सो ये रिमार्क हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टी है इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, विशाल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है विशाल डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर सपोज करो m तुम्हारा फॉलो कर रहा है विशाल p n कामा सिग्मा, ओके। इससे पहले तुम एक चीज और समझ लो पीछे, देखो जैसे हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिफाइन करते हैं मल्टीवेरिएट, ऐसे ही बिसाल्ट होता है। ये बिसाल्ट p n कामा i, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड बिसाल्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है स्टैंडर्ड बिसाल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड बिसाल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड बिसाल्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सो पहली प्रॉपर्टी, अगर m फॉलो कर रहा है तुम्हारा बिसाल्ट p n कामा सिग्मा को, देन सिग्मा, और सिग्मा यहाँ ग्रेटर 0 है, मतलब दिस इज ग्रेटर 0 यहाँ सिग्मा, ठीक है। देन सिग्मा पर माइनस हाफ m, सिग्मा के पावर माइनस हाफ, ये जो फॉलो कर जाएगा ये फॉलो करेगा बिसाल्ट p डायमेंशनल विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम इन वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। मतलब स्टैंडर्ड, अगर हमें अपने विशाल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड विशाल में चेंज करना है तो हमें स्केल में ये मतलब ये उसके स्केल पे ये चेंज डालना पड़ेगा, मतलब उसमें सिग्मा इनवर्स, सिग्मा पावर माइनस हाफ एंड सिग्मा पावर माइनस हाफ से इस मैट्रिक्स से प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसमें, सपोज करो कि जो m है, जो m फॉलो कर रहा है बिसाल्ट p n कामा सिग्मा को,
और इस एन एम का जो ऑर्डर है ये पी क्रॉस पी का होगा, तभी ये बिसाल्ट पी हुआ। अब एक मैट्रिक्स बी डिफाइन करो तुम, जो बी होगा तुम्हारा वो क्या होगा, ये बी पी क्रॉस एम का ले लो, बी पी क्रॉस एम का ले लो, ये मैट्रिक्स है। देन तुम्हारा जो बी ट्रांसपोज होगा, बी ट्रांसपोज एम बी, ये जो फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा बिसाल्ट, ये फॉलो करेगा बिसाल्ट, बिसाल्ट। अब मुझे तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये बी ट्रांसपोज है तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम क्रॉस पी, और पी की एम की पी क्रॉस पी, और बी की बी की पी क्रॉस एम। तो पी का मतलब इसका जो ऑर्डर आएगा वो एम क्रॉस एम का आएगा, यानी बिसाल्ट एम एन कामा, इसका जो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, अब वो आएगा तुम्हारा बी ट्रांसपोज सिग्मा बी। बात समझ में आई सबको? अगर m तुम्हारा p डायमेंशनल बिसाल्ट n कामा सिग्मा को फॉलो कर रहा है, n डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा है, देन अगर मैं b एक ऐसा मैट्रिक्स डिफाइन करता हूं जो p क्रॉस m ऑर्डर का है, देन b ट्रांसपोज b, देन b ट्रांसपोज mb फॉलोज बिसाल्ट m डायमेंशनल n कामा b ट्रांसपोज सिग्मा b, ये इसका वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे कि अगर तुम्हारा, ये थर्ड प्रॉपर्टी डालो इसको, अब बिसाल्ट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ m क्या होगा, अगर m तुम्हारा फॉलो कर रहा है बिसाल्ट p n गामा सिग्मा को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ m क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ m जो होता है वो होता है n सिग्मा, ओके। अब आते हैं चौथी पे, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बिसाल्ट की, बिसाल्ट की एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। सो बिसाल्ट की, जैसे बिसाल्ट एक काई स्क्वायर का जनरलाइजेशन है, तो काई स्क्वायर भी एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सो बिसाल्ट भी एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, बिसाल्ट भी एडिटिव, क्योंकि बिसाल्ट क्या है, मैंने बताया ना, बिसाल्ट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने काई स्क्वायर यूनिवेरिएट के केस में पढ़ा, अगर हम मल्टीवेरिएट में वही पढ़ेंगे वो चीज, तो हम वो बिसाल्ट लाते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बिसाल्ट डिस्ट्रीब्यूशन कब इक्विवेलेंट होगा तुम्हारा काई स्क्वायर के, बिसाल्ट 1 डिग्री मतलब 1 डायमेंशन अगर बिसाल्ट है तो उसको हम काई स्क्वायर लिख सकते हैं, उसका वेरिएंस कुछ भी होगा, वेरिएंस जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो काई स्क्वायर को, ओके। सो एडिटिव प्रॉपर्टी बिसाल्ट भी फॉलो करेगा। सपोज करो m1 तुम्हारा ये फॉलो कर रहा है बिसाल्ट p डायमेंशनल, बिसाल्ट इसका डायमेंशन p है, n1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा, ओके। एंड m2 जो है ये भी बिसाल्ट फॉलो कर रहा है, इसका जो डायमेंशन है p है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 2 है, एंड वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दीज आर इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो एडिशन नहीं फॉलो होगा, ये याद रख लेना, ये हमेशा से पहले यूनिवेरिएट के केस में ही बताया गया होगा कि अगर बिसाल्ट एडिशन मतलब यूनिवेरिएट के केस में कि अगर x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, देन वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस एडिटिविटी प्रॉपर्टी, ओके। सो इंडिपेंडेंट हमें बताना ही पड़ेगा कि ये इंडिपेंडेंट होंगे, ओके। सो m1 और m2 अगर इंडिपेंडेंट हैं और ये बिसाल्ट इसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब बिसाल्ट p n1 कामा सिग्मा को एंड बिसाल्ट p n2 कामा सिग्मा को, देन तुम्हारा m1 प्लस m2 ये जो फॉलो करेगा, ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा क्या, बिसाल्ट, ये आपका फॉलो करेगा बिसाल्ट p डायमेंशनल, मतलब p डायमेंशन होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इसका n1 प्लस n2 कामा सिग्मा, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इस प्रॉपर्टी को लिखने में कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बिसाल्ट की, देखो बिसाल्ट में क्या होता है, अगर बिसाल्ट तुम्हारा m तुम्हारा आपका m जो वेरिएबल है तो m p क्रॉस p का है, तो m अगर बिसाल्ट p को फॉलो कर रहा है p एंड n कामा सिग्मा को फॉलो कर रहा है, देन मैं अगर m को डिफाइन करूं, m एक मैट्रिक्स होगा जिसका m i j टाइप का होगा, इसके जो एलिमेंट हैं ये इस टाइप के होंगे m i j टाइप के, m मैट्रिक्स को मैं m i j टाइप के एलिमेंट ले लूँ, मतलब m मैट्रिक्स में तुम्हारे कुछ इस तरह के एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट हो जाएगा m11,
दूसरा सॉरी, हाँ बोलो। हाँ। नहीं नहीं नहीं, जब दोनों का डायमेंशन अलग होगा देन वी कैन नॉट से एडिशन, क्योंकि डायमेंशन तुम्हें सेम ही रखना पड़ेगा, तभी हम इसके एडिशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका अगर इसका डायमेंशन तुम चेंज करोगे तो एडिशन की बात नहीं हो सकती, ठीक है। एम जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह का होगा, m1 पहला एलिमेंट m1, दूसरा एलिमेंट m12, फिर ये होगा m1p, सिमिलर यहाँ m21, m22 एंड सो ऑन m2p, एंड सिमिलर यहाँ mp1, सिमिलर यहाँ mp1 एंड mp2 एंड सो ऑन यहाँ mpp। ओके, ये तुम्हारा एम मैट्रिक्स है। एम मैट्रिक्स इस टाइप का होगा ना, मैंने क्या बोला, एम आई जे इसके एलिमेंट हैं, आई और जे एलिमेंट है। इसी तरह सिग्मा जो होगा उसका तुम मान लो एलिमेंट सिग्मा आई जे, सो सिग्मा मैट्रिक्स भी ऐसे ही डिफाइन हो जाएगा। सिग्मा मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 1p, सिग्मा 21, सिग्मा 22 सो ऑन। तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एम आई आई होगा, एम आई आई डिवाइड बाई सिग्मा आई आई होगा, ये क्या फॉलो करेगा, कोई बता सकता है? ये काई स्क्वायर एन फॉलो करेगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विसार्ड की, कि इसका एम आई आई डिवाइड बाई सिग्मा आई आई ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर एन कामा 1 को। अगर ये शो करना चाहते हो तो यू कैन, एक वेक्टर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ई आई, इस वेक्टर को क्या बोलते हैं बताएगा कोई? ई आई वेक्टर अगर मैं डिफाइन करूं, मतलब आईएथ एलिमेंट इसका 1 है, बाकी अदरवाइज सब 0 है, तो इस वेक्टर को एक नाम देते हैं हम लोग, स्पेशल नाम देते हैं। कोई बता सकता है इसका नाम? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये वेक्टर, ओनली दिस वेक्टर, मैं ओनली इस वेक्टर को बोल रहा हूँ कि ये वेक्टर ई आई वेक्टर है, ई आई। और ई आई ऐसा वेक्टर है कि इसका जो आईएथ एलिमेंट होगा वही 1 होगा। मान लो कि ये 0 है, यहाँ आईएथ एलिमेंट है तो ये 1 होगा, बाकी अदरवाइज ये 0 है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो तुम लोगों ने कभी ये नहीं डिफाइन किया, E1 एक वेक्टर है जो कि इस टाइप का है, इसका पहला एलिमेंट 1 है बाकी 0 है, अगर ये n डायमेंशनल की बात हम करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिस वेक्टर जानते हो तुम लोग, ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर, स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर। सो अगर ऑर्थोगोनल बेसिस ले लें हम, अगर ई आई वेक्टर ले लें, नार्म 1 का वेक्टर ले लें, इसका नार्म 1 होगा, सो इस वेक्टर को लेके इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया जा सकता है। सो इसका प्रूफ के लिए तुम लोग कोई स्टैंडर्ड बुक देख लेना, अगर स्टैंडर्ड बुक देखना है तो TW इंडरसन देख लेना, लेकिन अगर उस पर नहीं मिलेगा देन एक मार्डिया करके बुक आती है, KB मार्डिया शायद, सो उस पर तो श्योर मिल जाएगा क्योंकि वो मल्टीवेट की काफ़ी अच्छी बुक। सो ये प्रॉपर्टी हो गई। देन अब इसकी और प्रॉपर्टी, हाँ 2 प्रॉपर्टी इसकी और होती है, तो वो प्रॉपर्टी भी लिख लो जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर CSIR नेट में क्वेश्चन आए हैं। ओके, एक मिनट लिखवाते हैं। ओके, सो एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर इफ वही m तुम्हारा जो है ये फॉलो कर रहा है बिसाल्ट p डायमेंशनल n कामा सिग्मा एंड एक वेक्टर है जो कि p डायमेंशनल है, यानी rp का है, rp से हम एक वेक्टर ले रहे हैं, सच दैट ऐसा है, सच दैट कि a सिग्मा a ट्रांसपोज, मतलब a ट्रांसपोज सिग्मा a नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, देन तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, a ट्रांसपोज MA डिवाइड बाई a ट्रांसपोज सिग्मा a, ये जो होगा ये क्या फॉलो करेगा, दिस फॉलोज काई स्क्वायर n, दिस फॉलोज काई स्क्वायर n। ओके, इफ m एक
बिसार्ट पी डायमेंशनल वेक्टर है जो एन सिग्मा, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिग्मा वेरिएंस कोवेरिएंस। ए मैट्रिक्स में ऐसा सॉरी ए एक ऐसा वेक्टर है जो कि पी डायमेंशनल है सच दैट ए ट्रांसपोज सिग्मा ए नॉट इक्वल टू जीरो, और ये ए इटसेल्फ जीरो नहीं होगा। ए जब जीरो नहीं होगा तभी ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा ना, ये ए इटसेल्फ जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज अगर ये जीरो हो गए तो वो तो जीरो आ ही जाएगा। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ए ट्रांसपोज यम ए डिवाइड बाई ए ट्रांसपोज सिग्मा ए, ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर एन को, ठीक है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी भी पढ़ लो। सेकेंड प्रॉपर्टी होती, सेकेंड रिजल्ट क्या है, एक होता है इनवर्स रिजल्ट, लेकिन वो इनवर्स रिजल्ट में आता नहीं है, बस इस प्रॉपर्टी पे आता है कि अगर इफ एम तुम्हारा रिजल्ट पी डायमेंशनल एन कामा सिग्मा एन एक वेक्टर है जो फॉलो कर रहा है पी डायमेंशनल, ओके, एंड सच दैट एंड एन ग्रेटर है तुम्हारा p माइनस वन से, देन ए ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स ए ट्रांसपोज सॉरी ए ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स ए ओके, एंड ए ट्रांसपोज एम इनवर्स ए ये जो फॉलो करेगा ये फॉलो करता है काई स्क्वायर एन माइनस पी माइनस वन, ये फॉलो करेगा, ठीक है, एन माइनस पी माइनस वन, या फिर इसको कह सकते हैं एन माइनस पी प्लस वन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस वन आ जाएगा, ये होता है। अब इसी में देखो ऐसा भी हो सकता है, इसमें अगर ए और ए को तुम इस ए और ए को, इस ए वेक्टर को अगर तुम इस ई आई वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ई आई वेक्टर रख दो यहाँ पर, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आ जाएगी ना कि जो सिग्मा का आईएथ एलिमेंट होगा, मतलब सपोज करो कि अगर सिग्मा इनवर्स मेरा ऐसा मैट्रिक्स है, सिग्मा इनवर्स मेरा मैट्रिक्स है जो जिसके एलिमेंट इस टाइप के हैं, इस टाइप के हैं, इस टाइप के हैं, सिग्मा आई सॉरी इसके एलिमेंट जो सिग्मा इनवर्स है इसके एलिमेंट सिग्मा आई मतलब इस टाइप के एलिमेंट है, और एम इनवर्स के जो एलिमेंट हैं ये तुम्हारे एम आई एलिमेंट, आईएथ एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आईएथ मत कहो, यहाँ आई जे कर लो पहले तुम, बेटा सेकंड बता रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट आया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा सिग्मा इनवर्स है जो ये मैट्रिक्स आएगा, और इसके एलिमेंट मैं कह रहा हूँ सारे इस टाइप के, सिग्मा आई जे टाइप के, मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो सिग्मा वन वन, दूसरा सिग्मा वन टू, मतलब इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी ना, ये इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी, जो सिग्मा इनवर्स होगी वो इस टाइप की मैट्रिक्स होगी। सपोज करो ये सिग्मा इनवर्स है, इसका पहला एलिमेंट मान लो कि सिग्मा वन वन है, दूसरा एलिमेंट सिग्मा वन टू है, सो ऐसा एलिमेंट लास्ट एलिमेंट क्या होगा, सिग्मा वन पी हो जाएगा, ओके। सो डॉट 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 जो यहाँ पर होगा वो सिग्मा पी वन होगा, और यहाँ डॉट 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 सिग्मा पी पी होगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे एलिमेंट लेना चाहते हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऐसे एलिमेंट है। सिमिलरली एम इनवर्स डिफाइन कर दोगे, मैं कह रहा हूँ एम इनवर्स के भी ऐसे ही एलिमेंट है, एम वन वन पहला है, दूसरा तुम्हारा एम वन टू है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कैसे एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है, यही एलिमेंट नहीं हो सकते कुछ भी। यहाँ एम पी वन है, सो ऐसे एम पी पी है, इसकी ये एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के। सो सिग्मा इनवर्स एंड एम इनवर्स जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट होंगे तुम्हारे इस टाइप के, एम आई जे टाइप। सो अगर वहाँ इवन ए वेक्टर को हम ई आई वेक्टर से रिप्लेस कर दें तो वहां पर क्या आ जाएगा, सिग्मा आई डिवाइड बाई क्या आएगा, एम आई, यही आएगा ना, एम आई। तो ये क्या फॉलो कर गया, ये फॉलो कर गया काई स्क्वायर एन माइनस पी प्लस वन, यही हुआ ना। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर ये ए वेक्टर को मैं ई आई वेक्टर कर दूँ, ई आई वेक्टर मतलब देखो दो ऑर्डर की मैट्रिक्स से समझना, मैं दो ऑर्डर की मैट्रिक्स से समझा रहा हूं, समझना। मैं कह रहा हूं कि ए वेक्टर जो है इसको मैंने ले लिया अपना 1 एंड 0, और जो मेरा सिग्मा इनवर्स मैट्रिक्स है
ये हो गया मेरा सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 21, सिग्मा 22। सिमिलर जो m इनवर्स है ये हो गया तुम्हारा सिग्मा M11, M12, दो ऑर्डर की मैट्रिक्स है, समझ में आएगा, M21, M22। ओके, सो मुझे ये बताओ, अगर मैं ए वेक्टर को 1 0 ले लूं और सिग्मा इनवर्स को ये ले लूं, तो मुझे ये बताओ कि ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा, सॉरी ये 1 0 ऐसे नहीं होगा ना, ये पी डायमेंशनल है, मतलब इसमें पी डायमेंशनल का मतलब पी क्रॉस 1 का वेक्टर है। सो ये ऐसे होगा, ये 1 0 ऐसे, मतलब ये ट्रांसपोज मैंने लिख दिया था एक्चुअली में, ये ए वेक्टर जो होगा ये ऐसे होगा 1 0 ऐसे होगा ना, क्योंकि पी डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशनल ना, ये क्या है, कॉलम वेक्टर है ना एक। सो ये ए ट्रांसपोज, मुझे बताओ ए ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स ए की वैल्यू क्या आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 1 0 एंड क्या होगा सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 22, सॉरी सिग्मा 21, सिग्मा 21 एंड सिग्मा 22, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा 1 0 और यहाँ 1 0 से मल्टीप्लाई। तो पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इस ये 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये 2 क्रॉस 2 का है, तो 1 क्रॉस 2 का आना चाहिए तुम्हें। 1 क्रॉस 2 का मतलब पहला सिग्मा 11 होगा, दूसरा 0 हो जाएगा, तीसरा सिग्मा 12 हो जाएगा, यहाँ सिग्मा 12 हो जाएगा, फिर 0, ये आएगा ना, यही आएगा ना, इसका इस पे मल्टीप्लाई करने पर। और जब इसमें कर दोगे 1 0 तो ये आ जाएगा, तो ये फाइनल क्या आ गया, सिग्मा 11 आ गया, सिग्मा 11 आ गया, ये समझ में आई बात, सिग्मा 11 आ गया। ए ट्रांसपोज सिग्मा, अगर मैं ए को 1 0 मैट्रिक्स ले लूँ, इतना समझ में आया सबको, सिग्मा 11 कैसे आया, बात समझ में आई। ओके, सो अगर मैं यहाँ m कर दूं ऐसे ही, तो मेरा नीचे वाला भी तो ऐसे आएगा, सिग्मा की जगह बस m कर दो, तो ए ट्रांसपोज m इनवर्स, सॉरी यहाँ m इनवर्स, ए ट्रांसपोज m इनवर्स ए आ गया, ये क्या आएगा, सिमिलर ऐसे ही M11 आ जाएगा। भाई कुछ नहीं करना तुम्हें, सिग्मा की जगह m कर देना, प्रोडक्ट तो ऐसे ही मैट्रिक्स का करोगे तो सिमिलर M11 आएगा, बात समझ में आ रही है, क्योंकि तुम्हारा m इनवर्स ऐसा है तो तुम्हें ये मैट्रिक्स उठा के अब रख देना है, लास्ट में तो ये M11 नहीं आएगा, कितना समझ में आ रहा है, M11 आएगा। ओके, सो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, अब इन दोनों को डिवाइड कर दूं, जैसे अभी मैंने लिखा था पीछे, तो इस ए ट्रांसपोज, इसकी मतलब ये ए ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स ए डिवाइड बाई ए ट्रांसपोज एम इनवर्स ए, ये क्या फॉलो कर रहा था, काई स्क्वायर एम माइनस पी प्लस 1, सॉरी एम नहीं था, यहाँ एन था, यहाँ एन था, ठीक है, एन माइनस पी, तो इसकी वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू सिग्मा 1 और नीचे वाले वैल्यू M11, तो ये क्या फॉलो कर गया तुम्हारा, काई स्क्वायर एन माइनस पी। सो इन जनरल भी मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ ना, आई के टर्म में भी मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ, बात समझ में आई। ये दो के केस में था, पहले मैट्रिक्स का हमने ए की पहली वैल्यू को हमने, ए वेक्टर जो है उसकी पहली वैल्यू को हमने 1 किया था, अगर सिमिलर वे में मैं ith वैल्यू को 1 कर दूं, ith वैल्यू मतलब ith जो टर्म होगा वो 1 होगा, तो उससे ये आ जाएगा सिग्मा आई डिवाइड बाई एम आई, दिस फॉलोज काई स्क्वायर एम माइनस पी प्लस 1, सॉरी एम यहाँ मैं लिख देता हूँ बार बार, ये एन होगा, ठीक है, जो विसार्ड का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो, पीछे मैंने अगर m लिखा हो तो उसके लिए सॉरी, वहाँ पर सही कर लेना, n ही लिखा है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आई सबको, कोई प्रॉब्लम, इतना बात तो सबको समझ में आई होगी। ओके, तो विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की और प्रॉपर्टी लिख देते हैं एक दो। सो देखो विसार्ड की एक प्रॉपर्टी तो और लिख लो, एक प्रॉपर्टी विसार्ड की है, if m1 and m2, if m1 and m2, if m1 and m2 are independent
आर सॉरी आर इंडिपेंडेंट and satisfy m1 plus m2 equals m follows Besart p dimensional n comma sigma। देखो m1 और m2 आर इंडिपेंडेंट है, n सेटिस्फाई कर रहा है m1 प्लस m2 इक्वल टू m फॉलोड बिसार्ट n कामा सिग्मा। ओके, एंड m1 जो है ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा बिसार्ट p n1 कामा सिग्मा, देन तुम्हारा जो होगा देन m2 जो होगा ये फॉलो करेगा बिसार्ट p डायमेंशनल n माइनस n1, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इसका n माइनस n1 एंड ये हो जाएगा c। इतना बात सबको समझ में आया? अगर देखो m1 और m2 इंडिपेंडेंट है और सेटिस्फाई कर रहा है, एक कंडीशन दी गई कि m1 प्लस m2 इक्वल टू m है और ये फॉलो कर रहा है बिसार्ट p n कामा सिग्मा को, एंड m1 जो है वो फॉलो कर रहा है बिसार्ट p डायमेंशनल n1 कामा सिग्मा। तो m2 जो होगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, भाई इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, इसका n1 है, तो एक तरह से ये हो जाएगा ना n1 प्लस m2 इक्वल्स टू n। तो यहाँ से m2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा n माइनस n1, समझ में n माइनस n1। तो m2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस n1 हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी बिसार्ट की ये भी होती है, और बिसार्ट की एक प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंसी भी होती है, वो ऐसे अभी आया नहीं यूज पे, वो बुक पढ़ोगे तो टाइम मिल जाएगा, लेकिन कोई प्रॉपर्टी नहीं। एक्चुअली में ये सारे रिजल्ट होते हैं, मतलब रिजल्ट क्या होते हैं कि देखो मल्टीवेरिएट में क्या होता है, हम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएंगे वैसे वैसे हमें रिजल्ट पता चल जाते हैं, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। मल्टीवेरिएट जिसको लीनियर अलजेब्रा जितनी अच्छी आएगी उसको मल्टीवेरिएट उतना ही फास्ट आएगा। ये बात याद रखना कि जिसको लीनियर अलजेब्रा जितनी फास्ट आएगी मल्टीवेरिएट उसको उतना ही फास्ट आएगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक हो गए। अब बिसार्ट की कोई प्रॉपर्टी तो बची नहीं है, एक इन्वर्स बिसार्ट है, वो मैं किसी अभी आया नहीं एक्चुअली में, वो मैं बताऊंगा। इन्वर्स बिसार्ट में क्या होता है कि बी ट्रांसपोज अगर m तुम्हारा है, कुछ नहीं होता, वो m अगर फॉलो करता है बिसार्ट p n कामा सिग्मा को, तो m ट्रांसपोज m इनवर्स b ट्रांसपोज b इनवर्स इसका होल इनवर्स यही होता है। ये कुछ क्वांटिटी फॉलो करेगी, क्या फॉलो करेगा, अच्छा बताओ। अगर m का ऑर्डर मैं कह रहा हूं कि दिस इज m क्रॉस p, ये नहीं सॉरी p क्रॉस m, तो ये क्या फॉलो करेगा, कोई बता सकता है? b ट्रांसपोज m इनवर्स b का होल इनवर्स से क्या फॉलो करेगा? किसी को आइडिया है इसका? चलो ठीक है, इसको छोड़ो, बाद में बताएंगे, अभी तुम लोगों को आइडिया नहीं है तो क्या। जैसे इनवर्स गामा होता है वैसे इनवर्स बिसार्ट होता है, ठीक है। सो अब आते हैं होटलिंग टी स्क्वायर पे, ठीक है। होटलिंग टी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। अभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तुम लोगों ने, टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा जब यूनिवेरिएट के केस में, कि टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसी को आइडिया टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? टी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या होता है? ओके, सपोज जेड फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल, x फॉलो chi स्क्वायर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम
अपॉन ये होगा कि x अपॉन रूट एन ओनली, ये रूट में होगा कि ये होगा, होल रूट नहीं होगा, ये होगा ना नीचे वाला, ये कह रही है मेरे अकॉर्डिंग तो ये होगा। और कोई बताओ। भाई अगर x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा को सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, देन x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा रूट एन, एंड यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है काई स्क्वायर डिवाइड बाई एन, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर ये काई स्क्वायर का वेरिएट है अंडर रूट, यही होता है ना टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो x अगर तुम्हारा काई स्क्वायर है तो काई स्क्वायर भी अंडर रूट में होगा ना कि x अपॉन रूट एन। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम ये कह रहे हो कि z अपॉन x अपॉन रूट एन होगा, ये होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल कि z अपॉन अंडर रूट x अपॉन n होता है। बताओ, मतलब ये ना, ये होल पे। हाँ ओके, तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री x तुम्हारा क्या होगा यहाँ काई स्क्वायर n फॉलो, x जो होगा वो काई स्क्वायर n फॉलो करेगा। अब ऐसे ही हम लोग मल्टीवेरिएट में पढ़ते हैं कि सपोज करो कि d एक ऐसा वेक्टर है जो कि नॉर्मल 0 कामा आई एन को फॉलो कर रहा है, 0 कामा आई एन को फॉलो कर रहा है, और m एक डिस्ट्रीब्यूशन है, m एक रैंडम वेक्टर है जो कि फॉलो कर रहा है बिसाल्ट, ये p डायमेंशनल है, ये भी p डायमेंशनल है, 0 कामा सॉरी ये 0 तो होगा नहीं, ये होगा n कामा आई। सो मुझे होता डी ट्रांसपोज m इनवर्स डी ट्रांसपोज, ये क्या फॉलो करेगा, इसका इस स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ क्या होगा। सो जब हम इस स्टैटिस्टिक के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये स्टैटिस्टिक जो होती है ये होटलिंग टी स्क्वायर फॉलो करती है, यही स्टैटिस्टिक्स होटलिंग टी स्क्वायर फॉलो करती है। ठीक है, अब होटलिंग टी स्क्वायर की डिफिनीशन लिख लो कि क्या होती है डिफिनीशन होटलिंग टी स्क्वायर की। तो बात करते हैं डिफिनीशन की। सो डिफिनीशन में अगर हम बात करें तो डिफिनीशन पे अगर x कल एक वेक्टर है जो कि विशाल 0 कामा आई पी को फॉलो कर रहा है, एंड m जो है वो फॉलो कर रहा है विशाल p m कामा सिग्मा, m कामा आई, m कामा सिग्मा को बताओ। सो m x ट्रांसपोज m इनवर्स x, ये जो फॉलो करेगा ये टी स्क्वायर p कामा m, ये तुम्हारा होटलिंग टी स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम p और m। बात समझ में आई, जो m जो m होगा ये m x ट्रांसपोज m इनवर्स x, जो ये फॉलो करता है ये होटलिंग टी स्क्वायर है, मतलब ये नोटेशन है होटलिंग टी स्क्वायर का, डिग्री ऑफ फ्रीडम p एंड m, होटलिंग टी स्क्वायर की p एंड m, इसलिए होटलिंग टी स्क्वायर इज जनरलाइजेशन ऑफ f डिस्ट्रीब्यूशन। f इसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, अगर मैं p को 1 कर दूं, p को मैं 1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर टाउ स्क्वायर 1 कामा m, दिस इज इक्विवेलेंट होगा तुम्हारा टी स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम m, दिस इज इक्विवेलेंट टू f1 कामा m। अगर मैं p को 1 कर दूं, इसमें रिमार्क डाल दूं, रिमार्क, अगर p को मैं 1 कर दूं, यहाँ p को 1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर या टाउ स्क्वायर बोल दो इसको, होटलिंग टाउ स्क्वायर, होटलिंग टी स्क्वायर, टी स्क्वायर 1 कामा m, दिस इज इक्विवेलेंट टू टी स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम m स्क्वायर, और ये होता है f1 कामा m। सो हो गया, मैं रिजल्ट लिखता हूँ होटलिंग टी स्क्वायर के, कुछ रिजल्ट हैं। डिफिनीशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। बता रहे हैं बस उसी को लिखने जा रहे हैं, अभी तो हो गया ये। ठीक है,
अब आते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। देखो अब इस पे क्या होता है, एक रिजल्ट के तौर पे समझो, ये रिमार्क या रिजल्ट जो भी समझना, रिजल्ट समझो। रिजल्ट में है कि एक्स कल अगर तुम्हारा फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा, एम जो है ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा पिसाल्ट पी एम कामा सिग्मा, और ये दोनों है इंडिपेंडेंट। ये याद रखना ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। देन जो तुम्हारा होगा एम एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज एम इनवर्स एक्स माइनस म्यू, ये जो होगा ये फॉलो करेगा टाउ स्क्वायर या टी स्क्वायर पी कामा एम। ओके, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एम सिग्मा सिग्मा हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ये दूसरा रिजल्ट है, ठीक है। अगर एक्स तुम्हारा एक है जो कि नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा को फॉलो कर रहा है, ये पी डायमेंशनल ही कर लो इसको, पी डायमेंशनल, और एम है तुम्हारा जो कि बिसाइड पी डायमेंशनल एम कामा सिग्मा को फॉलो कर रहा है। देन तुम्हारा एम एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज एम इनवर्स एक्स माइनस म्यू, ये फॉलो करेगा टी स्क्वायर पी कामा एम को। अब आते हैं दूसरे वेक्टर पे। सपोज करो एक्स, दूसरा रिजल्ट ये है। अब एक रिजल्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट और बताऊंगा मैं कि एक्स मान लो है जो कि नॉर्मल डेटा मैट्रिक्स है विथ पैरामीटर म्यू कामा सिग्मा। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर मैं एक्स बार एन, इसको मैं एक्स बार एन कर दूं, ये वेक्टर ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा नॉर्मल, मान लो पी डायमेंशनल है, ये पी डायमेंशनल फॉलो करेगा म्यू कामा सिग्मा बाई एन, यही फॉलो करता है ना, बोलो। एक्स बार एन वेक्टर जो होगा ये नॉर्मल पी म्यू कामा सिग्मा बाई एन ही फॉलो करता है ना, ये रिजल्ट होता है, ये इटसेल्फ रिजल्ट। और एस एन एन एस एन, एन एस एन को हम लोग देखो पहले एस एन पहले समझो। एस एन जो होता है दिस इज इक्वल टू 1/n समेसन एक्स आई माइनस म्यू, या फिर यहाँ म्यू ना करके तुम करो एक्स बार एन कल कल एंड एक्स आई माइनस एक्स बार एन ट्रांसपोज आई इक्वल टू 1 to n। इसको हम बोलते हैं दिस इज अ सैंपल मीन, दिस इज सैंपल मीन, दिस इज सैंपल मीन, ये सैंपल मीन है। ओके, एंड ये क्या है, सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। ये है सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, कोवेरिएंस मैट्रिक्स, कोवेरिएंस मैट्रिक्स। और अब देखो एक चीज और डिफाइन होती है, क्या होता है कि एक एस एन होता है, एक एस एन माइनस वन होता है। अभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक एस एन होता है, एस एन स्क्वायर होता है, एक एस एन माइनस वन स्क्वायर होता है। जैसे तुम लोगों ने इन्फ्रेंस पढ़ा होगा तो एक तुमने पढ़ा होगा कि एक, वैसे उसमें स्मॉल और कैपिटल में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम ऐसे इससे याद किए कि एस एन स्क्वायर जो होता है वो होता है 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और एक होता है एस एन माइनस वन स्क्वायर 1/n माइनस वन समेसन एक्स आई माइनस। ओके, अब इस पे एक रिजल्ट भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि अगर एक्स आई तुम्हारा है जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, देन एक रिजल्ट तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि समेसन एक्स आई माइनस म्यू, सॉरी समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, ये फॉलो करेगा किसको, ये फॉलो करेगा तुम्हारा काई स्क्वायर एन माइनस वन। ये रिजल्ट पढ़ा है, ये रिजल्ट पढ़ा तुम लोगों ने कि नहीं यूनिवेरिएट के केस में।
ओके, समेशन एक्स आई माइनस एक्स। अब मैं इस समेशन एक्स आई को ये भी लिख सकता हूँ कि एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, यानी यहाँ एस एन वाला है, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एन माइनस वन एस एन माइनस वन स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, दीज आर इक्विवेलेंट। एस एन मतलब यहाँ अगर n है तो यहाँ n से मल्टीप्लाई करो, यहाँ n माइनस वन तो यहाँ n माइनस वन। अब एक में कई कई बुक में अलग होता है ना, जैसे हमारे भी याद कर रखने का है कि मैं n माइनस वन से याद रखता हूँ, लेकिन कोई कोई एक स्मॉल एस लेता है, एक कैपिटल एस लेता है। तो किसको कैपिटल एस बोलते हैं इसमें बताओ, किसी को पता है कि कैपिटल एस और स्मॉल एस किसे बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, इनमें से अनबायस्ड एस्टिमेटर कौन होगा सिग्मा का? एस एन माइनस वन स्क्वायर। तो इसको स्मॉल एस बोलते हैं या कैपिटल एस बोलते हैं? ये स्मॉल एस होता है, ये कैपिटल एस होता है। तो ये देख लेना कि स्मॉल एस और कैपिटल एस, ये डिपेंड करता है तुम्हारे नोटेशन पे कि तुम लोग कैसे याद किए। जैसे हमने एस एन माइनस वन याद रखा है और एस एन याद रखा है, इससे एक्चुअली में कंफ्यूजन नहीं आता कि कौन सा एस एन है। और ये हम जानते हैं कि एन माइनस वन वाला जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है सिग्मा का। बिकॉज अनबायस्ड एस्टिमेटर तुम्हें शो करना है तो यहाँ से शो कर सकते हो ना, इसका एक्सपेक्टेशन एन माइनस वन होगा, सो एन माइनस वन एंड सिग्मा स्क्वायर होगा, सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन। सो गए, तो ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा का स्क्वायर एन माइनस वन। तो सिमिलर वे, यही वे जो यूनिवेरिएट में हम लगा रहे हैं यही, अब ये का स्क्वायर का जनरलाइजेशन होता है विशाल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर सिमिलर वे से ही हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ से सिमिलर वे से ही बात करेंगे। तो देखो अब दो चीज डिफाइन होती है, एक डिफाइन किया मैंने एस एन, एस एन मैंने डिफाइन किया वन अपॉन एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार एन, या एन लिखो चाहे ना लिखो, मेरे लिखने का पे अलग है, ठीक है। ये एक्स आई माइनस एक्स बार एन एंड एक्स आई माइनस एक्स बार एन ट्रांसपोज, और यहाँ आई इक्वल टू 1 to n है। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? ओके, सो डिवाइड बाई एन है ये है, और एक होता है तुम्हारा एस एन माइनस वन, वन अपॉन एन माइनस वन समेशन i इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार एन एक्स आई, ये दोनों वेक्टर है, एक्स आई माइनस एक्स बार एन। कोई प्रॉब्लम किसी को? सो यहाँ से दो चीज पता चला, एक रिजल्ट होता है जैसे अभी पहले हमने पीछे रिजल्ट किया कि जैसे हमने यूनिवेरिएट में किया, तो यहाँ एक रिजल्ट होता है कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार एन, यहाँ एन कर दो, एक्स आई माइनस एक्स बार एन ट्रांसपोज आई इक्वल टू 1 to n, ये फॉलो करता है तुम्हारा बिसाल्ट पी डायमेंशनल n माइनस वन कामा सिग्मा, n माइनस वन कामा सिग्मा। तो अब इस क्वांटिटी को मैं दो क्वांटिटी के टर्म में लिख सकता हूँ, या तो मैं लिख दूँ इसको n एस एन, दिस इज इक्विवेलेंट टू n माइनस वन एस एन, n माइनस वन एस n माइनस वन। कोई प्रॉब्लम किसी को? n एस एन इक्वल टू n माइनस वन एस एन, दिस फॉलोज बिसाल्ट p n माइनस वन कामा सी। यहाँ तक अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो ये रिजल्ट होता है। ओके, सो हम लोग बात कहाँ कर रहे थे, पहले अपने उस टॉपिक पे आ जाओ। हम लोग बात कर रहे थे, ये तो हमारा एक रिजल्ट हो गया था, हम लोग बात कर रहे थे इस पे कि भाई एस एन, अभी मैंने एक्स बार अगर नॉर्मल पी मल्टीवेट नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा, देन सैंपल मीन तुम्हारा पी सिग्मा कामा एन, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा कामा एन, एंड एस एन अगर ऐसा है, एस एन को हम लोग बोलते हैं सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो ये यहाँ से एक रिजल्ट ये पता चला, ये रिजल्ट पता चला। अब आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे। नेक्स्ट रिजल्ट जो है ओपनिंग टी स्क्वायर के से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि अगर तुम्हारा ठीक है, अगर तुम्हारा x जो है वो x वेक्टर के नॉर्मल डेटा मैट्रिक्स है म्यू सिग्मा पैरामीटर की, एंड x बार तो जान ही गए हो क्या है, Sn भी जान ही गए हो क्या है, इन दोनों को जान ही गए हो। देन यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट है n माइनस वन एक्स बार एक्स बार n माइनस म्यू ट्रांसपोज, और यहाँ पर क्या होगा Sn इनवर्स
एक्स बार एन माइनस म्यू ये फॉलो करेगा टी स्क्वायर पी कामा एम, पी कामा एम यहाँ एन माइनस वन होता है, पी कामा एन माइनस वन को फॉलो करेगा। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत कि अगर एक्स तुम्हारा ये फॉलो कर रहा है एन कामा म्यू कामा पी डायमेंशनल म्यू कामा सिग्मा को, देन एन माइनस वन एक्स बार एन माइनस म्यू ट्रांसपोज एस एन माइनस वन एक्स बार एन माइनस म्यू, ये सारे वेक्टर हैं, ठीक है, फॉलो करेगा तुम्हारा टाउ स्क्वायर सर टी स्क्वायर पी कामा एन माइनस वन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब डिपेंड करता है कि वहां पर देखो एस एन तुम्हारा है क्या। अब एक रिजल्ट और लिख लो, एक रिजल्ट क्या है, एक रिजल्ट होता है कि ये जो टी स्क्वायर होता है ये होता है पी कामा एम, तो ये इक्विवेलेंट होता है इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एम पी एम माइनस पी प्लस वन एफ पी कामा एम माइनस पी प्लस वन। मतलब अगर हमें टी स्क्वायर पी कामा एम और एफ एम कामा एफ और टी के बीच रिलेशन फाइंड करना है तो ये लिख दो, सिर्फ इसमें एम और पी की वैल्यू अपना फाइंड करके लिख दो। सो कभी कभी वो ना टी स्क्वायर ना देके एफ के टर्म में देता है आंसर, वो टी स्क्वायर ना देके एफ के टर्म में देता है, तो तुम पहले टी स्क्वायर फाइंड कर लो, देन तुम ये रिलेशन लगा के एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, ये बात समझ में आ रही है, पहले टी स्क्वायर फाइंड कर लो देन एफ की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ से बात समझ में आई। सो ये एक रिलेशन होता है टी और एफ के बीच में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, वो तुम्हें टी के रिस्पेक्ट में ना देके, मतलब इस क्वांटिटी को वो यहाँ टी नहीं लिखेगा, वो लिख देगा एफ के टर्म में कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। सो मैंने क्या बताया कि जो टी होता है टी और एफ के बीच में ये रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन जब तक तुम्हें पता नहीं होगा तब तक तुम मुझे एफ के टर्म में इसको एफ के टर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना। सो ये हो गया, ठीक है। अब एक रिजल्ट पे और आते हैं, अब एक रिजल्ट है कि अगर x फॉलो कर रहा है, x कल फॉलो कर रहा है तुम्हारा नॉर्मल मल्टीवेरिएट स्टैंडर्ड नॉर्मल है आईपी को, इन m अगर तुम्हारा फॉलो कर रहा है, m फॉलो कर रहा है बिसाल्ट p m कामा सिग्मा को फॉलो कर रहा है, m कामा सिग्मा नहीं, यहाँ m कामा आई पी। तो एक रिजल्ट ये होता है कि U एक मैट्रिक्स डिफाइन की गई है जो ऐसी है M डिटर्मिनेंट M डिवाइड बाई M प्लस X ट्रांसपोज X, तो ये X ट्रांसपोज X ना होके ये होगा तुम्हारा X ट्रांसपोज X ट्रांसपोज, क्योंकि अगर X ट्रांसपोज X हो गया दिस इज इक्विवेलेंट टू M ही हो जाएगा ना। सो ये M प्लस X ट्रांसपोज X हो जाएगा, सॉरी X ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये जो U होगा ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करता है बीटा, ये फॉलो करता है बीटा, और हाँ ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, X और M इंडिपेंडेंट होंगे, ये इंडिपेंडेंट होंगे, ये इंडिपेंडेंट होंगे। ये फॉलो करता है बीटा M माइनस P प्लस 1/2 कामा P/2, ये पहला रिजल्ट है, ठीक है। U क्या है, U एक डिटर्मिनेंट ऑफ M डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ M प्लस X ट्रांसपोज, ये फॉलो करेगा बीटा M माइनस P प्लस 1/2 कामा P/2, ये मैट्रिक्स फॉलो करता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, मतलब ये डायरेक्ट रिजल्ट आ जाते हैं एग्जाम में। इसमें सेकेंड क्या है, इसमें सेकेंड रिजल्ट क्या है, जो सेकेंड रिजल्ट है वो मान लो B एक मैट्रिक्स है, B जो B है वो ऐसा है कि X ट्रांसपोज X ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान X ट्रांसपोज M इनवर्स X, ये फॉलो करेगा तुम्हारा काई स्क्वायर M प्लस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये काई स्क्वायर M प्लस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा, ये दूसरा है। और तीसरा रिजल्ट है
यू एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यू एंड बी आर इंडिपेंडेंट, बी आर इंडिपेंडेंट। तुम्हें किसी बुक में मिलेगा नहीं जल्दी, मार्दिया में शायद मिल जाएगा, आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ये रिजल्ट है, ठीक है। सो ये रिजल्ट जो मैंने लिखवाया है ये सब याद कर लो, मतलब ये सब तुम्हें मल्टीवेरिएट के अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो याद होने चाहिए, बिकॉज मल्टीवेरिएट के क्वेश्चन तुम तभी सॉल्व कर सकते हो जब तुम्हारी थ्योरम पे कमांड हो, उसके थ्योरम पे, क्योंकि दिस ये ओनली डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो करेगा, एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, इसी पे मल्टीवेरिएट पूरा बेस है। तो तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन पे कमांड होनी चाहिए ना उसकी, तभी तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मल्टीवेरिएट के। तो मल्टीवेरिएट में यही थ्योरी था, अभी तक जितने PYQ आए हैं यही थ्योरी था, इसके अलावा कोई थ्योरी इस पे है नहीं, इसमें PYQ की कोई थ्योरी है नहीं, ठीक है। सो अब आते हैं मल्टीवेरिएट के क्वेश्चन पे, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन देखो PYQ पे आते हैं। सो ग्रुप में PYQ भेजा गया है 2011 से लेकर 2023, मतलब 2011 से 2023 तक का सेंड किया गया होगा ग्रुप पे पूरा, मतलब उस पर कंबाइंड है वो। सेंड किया गया है ना, बताओ भाई मिला कि नहीं। उसी PDF पे आओ। हाँ उसी PDF पे आओ, इन पेज नंबर उस पे है 19, पेज नंबर 19 तक क्वेश्चन नंबर 34 अभी लीव कर दो, बिकॉज 34 बाद में बताएंगे। अभी तुम लोग हरमाए हैडामार्ड एंड क्रानकर प्रोडक्ट नहीं जानते होगे ना, दो प्रोडक्ट होते हैं, हैडामार्ड एंड क्रानकर प्रोडक्ट होता है। जो मल्टीवेरिएट, जो अच्छे से मल्टीवेरिएट पढ़ा होगा उसको पता होगा कि हैडामार्ड एंड क्रानकर प्रोडक्ट में मतलब क्या रिलेशन होता है, कब हम उसका यूज करते हैं। सो एक होता है बेक्टराइजेशन ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं बेक ऑफ एक्स। एक्चुअली मल्टीवेरिएट बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक है, एक तरह से डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि उसमें लीनियर अलजेब्रा बहुत यूज होती है। सो अभी कुछ कुछ चीज़ें जो CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखा, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगी वहीं पर मैं वो थ्योरी बता दूँ, ठीक है। सो इसमें आओ क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं, पहले 34 तो कल करेंगे, 35 करते हैं। 35 में क्या कह रहा है कि एक्स जो है, एक्स वो है तुम्हारा, बोलो पेज नंबर है 19, पेज नंबर है 19। मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 19 है। तो ये एक्स है जो, वो है x1 x2 ट्रांसपोज, और बोला एक्स x1 फॉलो द बाई बारेट नॉर्मल। ये x जो है ये फॉलो कर रहा है बाई बारेट नॉर्मल, ये फॉलो कर रहा तुम्हारा बाई बारेट नॉर्मल, बाई बारेट नॉर्मल। इसका मीन वेक्टर क्या है, 0 0, वेरिएंस को बैलेंस मैट्रिक्स क्या है, 5 -3 एंड -3 एंड 10, ये इसका वेरिएंस को बैलेंस मैट्रिक्स। देन उसने y डिफाइन किया, y एक वेक्टर है, वो डिफाइन किया है x1 5 - 2x2 मतलब इसका ट्रांसपोज था एक्चुअली में, तो मैंने इसके ट्रांसपोज को ऐसे लिख दिया है, तो ट्रांसपोज के टर्म में डिफाइन किया। तो ये बताओ ये क्या फॉलो करेगा। अच्छा पहले बताओ इसका मीन क्या होगा, मीन वेक्टर क्या होगा इसका। तो अगर तुम्हें इसका फॉलो देखना कि ये क्या फॉलो करेगा, तो पहले इसका मीन वेक्टर निकालो, या तो तुम इसको लीनियर फॉर्म के टर्म में लिख लो या तो मत लिखो। यहाँ क्या था किसी को याद है, 2x2 था। इसको अगर तुम लिखना चाहो तो लीनियर फॉर्म में लिख लो, लीनियर फॉर्म समझ रहे हो बात, मतलब इसमें ये लीनियर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 - 5, एक तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ 0 - 5 माइनस x1 एंड 2x2, एंड फिर मैं लिख सकता हूँ 0 5 माइनस, एंड इसको लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 और 2,
ये है किसका, किस आर्डर का, ये है 1x2 का, सॉरी 2x1 का, ये 2x1 का है। सो मुझे 2x1 का यानी 2x2 का वेक्टर लाना पड़ेगा यहाँ, मतलब यहाँ जो मैट्रिक्स डिफाइन करनी पड़ेगी वो 2x2 की डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी 2x2 आएगा। सो इसको तुम ऐसे लिखो, ऐसे, और यहाँ पर लिखो x1 x2। सो बताओ मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पर 1 0 2 0, अब ये सही हो जाएगा ना, फाइन, अब ये सही होगा मेरे अकॉर्डिंग। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, पहले x1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0, फिर x2 आ जाएगा। ये 2x2 इंटू 2x1 ये 2x2 का ही आएगा, सही है ना, बात समझ में आई, बोलो। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस माइनस को इस माइनस को इस मैट्रिक्स के एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा -1 0 0 -2, और ये हो जाएगा तुम्हारा x1 x2 और प्लस का 0 और 5। तो अब ये हो गया एक तरह से a, ये हो गया x, ये हो गया b, तो एक डायरेक्ट रिजल्ट लगा दो। अब a x b क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा नॉर्मल जो भी 2 का होगा, a म्यू प्लस b, और इसका जो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स होगा a सिग्मा a ट्रांसपोज। कोई प्रॉब्लम किसी को, यही होगा ना, a म्यू b और a सिग्मा a ट्रांसपोज। भाई a x b मैंने पहले बताया था कि a x b अगर x तुम्हारा फॉलो कर रहा है, x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा, नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा को फॉलो कर रहा है, तो a x b जो होगा ये फॉलो करेगा नॉर्मल 2, मतलब 2x2 का ही, एंड जो a होगा वो होगा म्यू a, इसका जो मीन वेक्टर होगा वो होगा a म्यू वेक्टर प्लस b a सिग्मा a ट्रांसपोज। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मतलब ये तो रिजल्ट है एक तरह से जी। अब इसमें a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू वो है, तो रख लो वैल्यू, या तो एक तरह से इसका डायरेक्ट मीन फाइंड कर लो, डायरेक्ट वेरिएंस फाइंड कर लो, तो जैसे तुम लोगों को इजी लगे। एक बे ये है एक बे वो है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बे में न रखने से पहले डायरेक्ट इसका मीन फाइंड करो। इसका जब डायरेक्ट मीन फाइंड करोगे तो इसको लिखोगे तुम ऐसे, डायरेक्ट मीन फाइंड करना आगे वाले में। अगर इसका तुम्हें डायरेक्ट मीन फाइंड करना है x1, अगर तुम्हें x1 और 5x2 का फाइंड करना, 5 - 2, तो अगर इसका तुम्हें डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है तो एक्सपेक्टेशन कंपोनेंट वाइज आ जाएगा, मतलब इस तरह हो जाएगा एक्सपेक्टेशन कंपोनेंट वाइज, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 - 2x2। तो कंपोनेंट वाइज एक्सपेक्टेशन हो गया, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या है भाई, x1 और x2 तुम्हारे फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल बाई/8 0 0 0 0, एंड क्या होगा यहाँ पर बता सकता है कोई, 5 - 3 10। सो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 0 है, एंड यहाँ 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 भी 0 है। सो ये तुम्हारा हो जाएगा फाइनली 0 5 - 0, तो ये 0 5 हो जाएगा, 0 5 मतलब मीन वेक्टर इसका 0 और 5, मीन वेक्टर इसका 0 5। अब वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो इसका वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड कर लो। अब तुम यहाँ लिखोगे d मतलब डिस्पर्सन, यहाँ लिखो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स, वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स, को वेरिएंस मैट्रिक्स। सो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे फिर तुम तुम्हारा रैंडम जो रैंडम वेक्टर है वो ऐसे है ना, तो इसमें लिखोगे तुम यहाँ ब्रैकेट में पहले तो लिखोगे वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x1, यहाँ लिखोगे को वेरिएंस ऑफ x1 कामा 5 - 2x2। सिमिलर भाई वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती तो इसकी वैल्यू जो फाइंड करोगे वही इसकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ लीव मार दो, यहाँ कुछ मत करो जो है, और यहाँ लिखोगे वेरिएंस ऑफ 5 - x2, 5 - 2x2। कोई प्रॉब्लम, अब ये वैल्यू फाइंड कर लो, वेरिएंस ऑफ x1 फाइंड कर लो, वेरिएंस ऑफ 5 - x2 फाइंड कर लो। सो वेरिएंस ऑफ x1 तो तुम्हें पता ही है,
कि वेरिएंस ऑफ x1 क्या है, वेरिएंस ऑफ x1 जो है वो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ही है, क्या है बताओ, 5 है। वेरिएंस ऑफ x1 5, ये कैसे 5 है, कोई बता सकता है? ये 5 इसलिए है क्योंकि x1 और x2 इस फॉलो कर रहा बाई वेरिएट नॉर्मल मीन वेक्टर 0 0 एंड वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स ये है, तो वेरिएंस ऑफ ये x1 है, ये वेरिएंस ऑफ x1, ये वेरिएंस ऑफ x2, दिस इज वेरिएंस ऑफ कोवेरिएंस ऑफ, दिस इज कोवेरिएंस ऑफ x1 एंड x2। ये तुम्हारा वेरिएंस ऑफ x2 है, ये तुम्हारा वेरिएंस ऑफ x1 है, और ये तुम्हारा है वेरिएंस कोवेरिएंस ऑफ x1 और x2। ठीक है, तो कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 की वैल्यू भी पता चल गई और वेरिएंस ऑफ x1 की वैल्यू भी पता चल गई। सो वेरिएंस ऑफ x1 फाइंड हो गया, को 5 हो गया, और कोवेरिएंस x1 और x2 क्या है, कोवेरिएंस x1 x2 तुम्हारा ऑलरेडी गिवन है -3, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, कोवेरिएंस x1 कामा 5 - 2x2। सो इसको फाइंड करो, कोवेरिएंस का फार्मूला खोलो, कोवेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, x1 कामा, पहले ऐसे लिख दो, कोवेरिएंस का फार्मूला होता है दिस इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x1 कामा -2x2, यही होगा ना भाई। कोवेरिएंस x1 कामा 5 तो 0 चला जाएगा, x1 कामा 5 तो 0 जाएगा ना, क्योंकि कोवेरिएंस का वेरिएबल के बीच में होता है, एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में हमेशा 0 कोवेरिएंस होगा। सो ये इक्वल आएगा, ये इक्वल आ जाएगा कोवेरिएंस x1 कामा -2x2, ये इक्वल आ जाएगा, अब ये -2 बाहर आ जाएगा, ये कोवेरिएंस की प्रॉपर्टी से है, ठीक है, x1 कामा x2 प्रॉपर्टी क्या होती है कोवेरिएंस की, अगर मान लो कोवेरिएंस तुम्हें निकालना है ax कामा by के, तो ये होता है ab कोवेरिएंस ऑफ x कामा y, ये प्रॉपर्टी होती है कोवेरिएंस की, ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ कोवेरिएंस। सो कोवेरिएंस ऑफ x1 और x2, कोवेरिएंस x1 x2 क्या है, अभी पीछे हमने फाइंड किया था, दिस इज -3, सो माइनस माइनस कैंसिल और दिस इक्वल टू 6, तो वहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब नीचे, अब वेरिएंस ऑफ x2 तो तुम्हें पता ही है, तो वेरिएंस ऑफ 5 - 2x2 अगर फाइंड करना है तो ये कैसे फाइंड होगा, वेरिएंस में क्या होता है, ओरिजिन चेंज का या इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वेरिएंस ऑफ ax प्लस b, ये जो होता है दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ, सॉरी, दिस इज इक्वल टू ए जो है ए का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ 5 का कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, -2 का स्क्वायर होगा, -2 स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ x2, सो -2 का स्क्वायर जो होगा 4, वेरिएंस ऑफ x2 10 है, सो 4 × 10 40 हो जाएगा। सो ये कोवेरिएंस टर्म, ये वेरिएंस टर्म, तो यहाँ जो वैल्यू रखोगे तुम, तो फाइनल तुम्हारी वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आएगी, वो क्या हो जाएगी, वो होगी 5 6 6 40, जो मीन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये तो वेरिएंस कोवेरिएंस है, ये है वेरिएंस कोवेरिएंस, ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ये है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। और मीन वेक्टर क्या है, मीन वेक्टर क्या है, जो मीन वेक्टर है वो है तुम्हारा, मीन वेक्टर पीछे ही फाइंड किए थे, वो क्या आया था बताए कोई, वो आया था 0 और 5, तो कोई ऑप्शन है ये 0 5 और कोवेरिएंस मैट्रिक्स 5 6 6 40, इसमें कोई ऑप्शन है, डी फोर्थ ना, तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। सो एक पे तो मैंने बताया कि डायरेक्ट यूज बाय थ्योरम, थ्योरम का यूज करके ये लगा लो, क्या ये लगा लो, ये रिजल्ट लगा दो आ जाएगा, या तो डायरेक्ट कंपोनेंट वाइज निकाल लो, जो मैंने किया कंपोनेंट वाइज निकाला। सो जैसे तुम्हें क्वेश्चन वहां लगे, अगर कंपोनेंट वाइज इजीली लग रहा है तो कंपोनेंट वाइज चले जाना, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैट्रिक्स से बनाना पड़ेगा तो मैट्रिक्स वाइज चले जाना, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में कंपोनेंट वाइज जाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में टाइम मत दो, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन डिस्कार्ड करो। ऑप्शन डिस्कार्ड कैसे करो, देखो हमेशा कोवेरिएंस डिफरेंट रहता है, हमेशा पहले प्रॉपर्टी चेक करो, जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक होगी और उसके जो वेरिएंस टर्म होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। सो अगर वेरिएंस डायगोनल एलिमेंट अगर कोई निगेटिव हो जाए तो वो आंसर कभी नहीं हो सकता, अगर मतलब डायगोनल एलिमेंट उसने निगेटिव दिया तो आंसर कभी नहीं हो सकता। अब क्या होता है कि अगर वो सिमेट्रिक नहीं हो तो वो भी आंसर नहीं होगा, तो कुछ ऑप्शन वैसे ही डिस्कार्ड हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर सेट करते हो कुछ गलतियां करता है, वो कुछ ऐसे ऑप्शन रखता है जो तुम सोचोगे कि ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा सॉल्व करने लगोगे, लेकिन आप बाय एलिमिनेट ऑप्शन को एलिमिनेट भी किया करो, ठीक है ना।
तो अगर यहाँ तक अगर अब किसी को डाउट हो यहाँ तक तो पूछो। कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? ओके, सो अब आते हैं चलो ठीक है, यहीं पर क्लास ज्वाइन करते हैं, कल होगा। अब देखो पूरी थ्योरी मैंने डिस्कस कर लिया है, पूरी थ्योरी हो गई है डिस्कस। अब मेनली पीवाईक्यू बचा है, तो मैं कल सिर्फ और ओनली सिर्फ पीवाईक्यू कल से कराऊंगा, कोई थ्योरी डिस्कस नहीं होगी कल से क्लास में, ओनली पीवाईक्यू होगा। मैं मेरे पास जो पहले तो 2020 से जहाँ तक है वो पीवाईक्यू होंगे, देन इसके बाद जो नए 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 साल के पीवाईक्यू हैं वो डिस्कस होंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम लोग पीवाईक्यू को करके आओ, क्योंकि अगर पीवाईक्यू सिमिलर मिला देन वो पीवाईक्यू को मैं लीव कर दूंगा, मतलब ये बोल दूंगा कि इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेना, लेकिन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग पीवाईक्यू सॉल्व करो, बिकॉज एग्जाम तुम देने जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। सो अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है देन क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। सो क्वेश्चन जितने लोग हैं जो रिकॉर्डिंग भी देखते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन करने की, और डाउट अगर है तो डाउट में पूछने आओ क्वेश्चन के जब पीवाईक्यू हो, ठीक है। सो यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो पूछो।